गाइस, अभी कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर अर्जेंटली थोड़ा सा प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर वीडियो बना दो। तो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पर वीडियो। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो नेट और गेट एग्जाम में आते हैं, तो अभी फिलहाल गेट टारगेट है। गेट एग्जाम में प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम पर किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है वो कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। तो प्राइमल प्रॉब्लम की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है max z is equals to cx, ax less than equals to b, x greater than equals to 0। डुअल फॉर्म की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो मैक्सिमम का मिनिमम हो जाता है, मिनिमम z is equals to b ट्रांसपोज w एंड यहाँ पर मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आता है, वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं और इनइक्वालिटी जो लेस देन की और ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाती है। रिक्वायरमेंट वेक्टर प्राइस वेक्टर बन जाता है, प्राइस वेक्टर रिक्वायरमेंट वेक्टर बन जाता है, ठीक है। सी ट्रांसपोज यहाँ पे आ जाता है और w ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये डुअल प्रॉब्लम की फॉर्मेट होती है स्टैंडर वाली। अगर बात करें इन जनरल, अगर यहाँ मिनिमम है तो वहाँ मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ मैक्सिमम है तो वहाँ मिनिमम हो जाता है, और लेस देन है तो ग्रेटर देन है तो लेस देन, चेंजेस हो जाते हैं थोड़े से। तो अगर प्राइमल प्रॉब्लम की बात करें, जैसे ये वाली प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। अगर प्राइमल प्रॉब्लम का आपको बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है, फिजिबल सॉल्यूशन तो पता है ना, जहां वेरिएबल्स की वैल्यू नॉन नेगेटिव है, और बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है, तो देन डुअल प्रॉब्लम का भी बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन होगा। यानी कि ये बात इस चीज को इंप्लाइज करती है कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन रखती है तो डुअल प्रॉब्लम भी बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन रखेगी। मतलब ही, और साथ ही साथ में एक कंडीशन और होती है कि अगर x नॉट w नॉट ये फिजिबल सॉल्यूशन है, इसके लिए ये फिजिबल सॉल्यूशन है प्राइमल प्रॉब्लम के लिए, और w नॉट ये फिजिबल सॉल्यूशन है डुअल प्रॉब्लम के लिए, तो देन हमेशा फिजिबल सॉल्यूशन पर z x जो प्राइमल प्रॉब्लम्स में वाला ये है और z w, इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि z w इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू z x। ये रिजल्ट होता है हमारे पास, इससे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक एमसीक्यू तो यहां से आपका ये तैयार हो जाता है गेट एग्जाम में कि अगर ये कोई फिजिबल सॉल्यूशन है जहां x नॉट प्राइमल प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन और w नॉट ये डुअल प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन है, तो इन प्रॉब्लम्स पर अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल लो और उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, प्राइमल प्रॉब्लम और डुअल प्रॉब्लम में आप पाओगे कि जो डुअल प्रॉब्लम का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन आएगी किससे, जो प्राइमल प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, या इक्वल्स टू हो सकती है। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं c ऑफ x नॉट लेस देन इक्वल्स टू b ट्रांसपोज w नॉट। इस पर भी बेस्ड एमसीक्यू आने के पूरे चांसेस हैं 2026 में कि अगर x नॉट w नॉट ये फिजिबल सॉल्यूशन है किसका, प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम का, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू होती थी डुअल प्रॉब्लम के वो बड़ी होती है प्राइमल प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू से। तो पहला रिजल्ट क्या है कि अगर बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन प्राइमल में मिल रहा है तो डुअल में भी बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा रिजल्ट क्या है कि अगर ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइनाइट मिल रहा है प्राइमल प्रॉब्लम में तो डुअल प्रॉब्लम में भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइनाइटली ही मिलेगा। और साथ ही साथ अगर यहां पर बात करें तो zx और zw की वैल्यू सेम हो जाएगी, ये कहां पर, एट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी कि फिजिबल सॉल्यूशन के केस में तो zx और zw के बीच में अगर रिलेशन चेक करोगे तो zw ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेगा किससे, zx से। बट ऑप्टिमलिटी के केस में अगर फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन है प्राइमल और डुअल दोनों का, तो ऐसे वाले केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन की भी वैल्यू सेम होगी। तो रिजल्ट क्या है कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन रख रहा है तो डुअल प्रॉब्लम भी फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखेगा।
विद सेम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ध्यान रखना, उसमें इसमें डिफरेंस है। अगर वहां बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा था तो डुअल का भी बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन वहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट भी हो सकती है। डुअल प्रॉब्लम के जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है वो ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर एट ऑप्टिमलिटी की बात करें तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर जो प्राइमल प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव फंक्शन और डुअल प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज होती हैं वो सेम हो जाया करती हैं। एक एमसीक्यू इस कॉन्सेप्ट पर आ जाता है कि अगर एट ऑप्टिमलिटी बात करें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जो किस टाइप से रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इक्वलिटी वाला रिलेशन यहां पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसका इनफिजिबल सॉल्यूशन बन रहा हो, ठीक है, इनफिजिबल सॉल्यूशन बन रहा हो, मैं बात कर रहा हूं इनफिजिबल सॉल्यूशन की, यानी कि कोई फिजिबल सॉल्यूशन का ना होना, मतलब फिजिबल सॉल्यूशन नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन, कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, नो फिजिबल सॉल्यूशन है यानी इनफिजिबल सॉल्यूशन है, तो ऐसे वाले केस में जो डुअल प्रॉब्लम है उसकी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो उसका सॉल्यूशन अनबाउंडेड होता है या फिर उसका सॉल्यूशन जो है इनफिजिबल हो जाता है, यानी कि नो फिजिबल सॉल्यूशन। यानी कि नो फिजिबल सॉल्यूशन प्राइमल में है तो डुअल में भी नो फिजिबल सॉल्यूशन भी हो सकता है और अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है लास्ट, कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन रख रहा है तो डुअल प्रॉब्लम की फिर से दो पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, या तो उसका सॉल्यूशन इनफिजिबल होगा या फिर उसका सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा। यहां मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा यह जाता है कि सॉल्यूशन इनफिजिबल निकल करके आता है, तो फिर मैथमेटिशियन ने फर्दर चेक किया, मॉडिफाई किया रिजल्ट को, तो पता चलता है कि अगर यहां प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अनबाउंडेड होता है तो जो डुअल प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो ऑलवेज इनफिजिबल होगा। इस पर डिपेंडेंट दो रिजल्ट आते हैं कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो जो डुअल प्रॉब्लम है वो फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं रख सकती, कैन नॉट। यहां फोकस करने वाली बात है कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिल रहा है तो डुअल प्रॉब्लम का फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं हो सकता, और फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है तो हमारे पास दो केस बन के आ रहे हैं कि अगर ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है तो या तो सॉल्यूशन इनफिजिबल हो सकता है या फिर अनबाउंडेड हो सकता है। अब फिर बाद में दूसरा रिजल्ट निकल करके आता है कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो एलपीपी का जो डुअल वाली एलपीपी होगी उसका इनफिजिबल सॉल्यूशन ही बनेगा, यानी कि अनबाउंडेड की पॉसिबिलिटी यहां से हट जाती है। तो एन एग्जाम में अगर एमसीक्यू में आपको कुछ इस टाइप से लिखा हुआ मिलता है कि इफ द प्राइमल प्रॉब्लम हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन देन डुअल प्रॉब्लम हैज इनफिजिबल सॉल्यूशन और अनबाउंडेड सॉल्यूशन, तो आप इस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि वो अनबाउंडेड नहीं लिखता, इनफिजिबल लिखता है, तो आपने प्रेफरेंस इनफिजिबल को देना है, क्योंकि यहां पर अनबाउंडेड होने के बाद यहां स्टेटमेंट ये कहता है कि अनबाउंडेड अगर प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो डुअल प्रॉब्लम का फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो फिर दो केस हमारे पास बन के आते हैं, इनफिजिबल और अनबाउंडेड। बाद में इसके लिए भी अनदर स्टेटमेंट एक थ्योरम का आता है कि अगर अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन डुअल प्रॉब्लम में नहीं हो सकता। यहां अगर प्राइमल में अनबाउंडेड है तो डुअल में अनबाउंडेड नहीं हो सकता, वहां पर फिर प्रूफ किया जाता है बकायदा कि फिर वो क्या बनेगा, इनफिजिबल ही बनेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जो आपको पता रखने चाहिए। कैसे कैसे एक बार दोबारा से रिकैप कर देता हूं कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम का बाउंडेड ऑप्टिमम सॉल्यूशन है तो डुअल प्रॉब्लम का भी बाउंडेड ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू दिस रिलेशन के साथ, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो डुअल प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है की वैल्यू बड़ी आ सकती है और प्राइमल प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव फंक्शन से कभी भी छोटी नहीं आएगी, अप टू बराबर तक हो सकती है ओनली। और अगर फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन है तो डुअल का भी फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा, और इस केस में जब इधर भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल रहा है तो उधर भी ऑप्टिमम ही मिलेगा, और इस केस में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उनकी वैल्यू सेम होगी। यहाँ फोकस करने वाली बात ये है इसमें और इस पे डिफरेंस जो बेस्ड क्वेश्चन बनाया दिया जाता है। अगर प्राइमल प्रॉब्लम का इनफिजिबल सॉल्यूशन है तो डुअल प्रॉब्लम का या तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन बनेगा या इनफिजिबल सॉल्यूशन बनेगा। अनदर जो रिजल्ट आता है कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो डुअल प्रॉब्लम का इनफिजिबल सॉल्यूशन बनेगा या फिर अनबाउंडेड सॉल्यूशन बनेगा। एग्जाम में अगर और करके अनबाउंडेड नहीं दिया गया है तो आप इनफिजिबल वाला ऑप्शन जो है ना वो टिक करेंगे, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज थी। क्योंकि ये ऑथर ने जो आप अगर कुछ बुक में रेफरेंस दे देता हूं, जैसे हम
आर डी शर्मा की बात करें तो उसमें एस डी शर्मा की बात करें, एस डी शर्मा, अगर हम एस डी शर्मा की बात करें तो एस डी शर्मा के रेफरेंस से ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन बाद में एक स्टेटमेंट और आता है कि अगर यहां पर प्राइमल प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ गया है तो डुअल प्रॉब्लम का इनफिजिबल ही होगा। ये पॉसिबिलिटीज लिख दी जाती हैं कि ये हो सकता है कि ऐसा अगर है ना तो डुअल में ऐसा ऐसा हो सकता है, और बाद में उसका क्लैरिफिकेशन दिया जाता है कि अनबाउंडेड नहीं बनेगा, वो केवल इनफिजिबल ही बनेगा। तो ऑप्शन में अगर दोनों अवेलेबल है तो दोनों टिक करेंगे, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तब हम इनफिजिबल टिक करेंगे। तो दिस इज हाउ कि कैसे आपने करना है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसी पर डिपेंडेंट देखते हैं एमसीक्यू। गेट 2010 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है इफ a linear programming problem LPP is infeasible, then its dual is also infeasible। दूसरा ऑप्शन है if an LPP is infeasible then its dual always has unbounded solution। नेक्स्ट आता है if an LPP has unbounded solution then its dual also has unbounded solution। if an LPP has unbounded solution then its dual is infeasible। तो ये क्वेश्चन था जो गेट 2010 में आ रखा है, और इसको अगर आपने करना है एलपीपी से तो सीधा स्टेटमेंट है जो अभी मैंने आपको रिसेंटली कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम का
अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो डुअल प्रॉब्लम का इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा, और अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इनफिजिबल का मतलब होता है नो फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि कोई फिजिबल सॉल्यूशन ना हो। ये कह रहा है कि लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम एलपीपी इज इनफिजिबल। अगर यहां हमने पढ़ा था कि जो प्राइमल प्रॉब्लम है अगर उसका सॉल्यूशन इनफिजिबल है तो डुअल प्रॉब्लम के लिए दो केस बनेंगे, या तो इनफिजिबल होगा या फिर अनबाउंडेड होगा। यहां पर एग्जैक्टली दो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। तो यहां पर तो इसने बोला कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम इनफिजिबल है तो डुअल भी इनफिजिबल ही होगी, यहां पे ऑल्सो इनफिजिबल। देखो अगर प्राइमल प्रॉब्लम इनफिजिबल है तो डुअल प्रॉब्लम या तो इनफिजिबल हो सकती है या फिर अनबाउंडेड हो सकती है। या फिर अनबाउंडेड हो सकती है। ये तो कह रहा है इनफिजिबल, नहीं गारंटी नहीं ले सकते। अगर कोई और नहीं ऑप्शंस ट्रू हुआ तो फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट देखेंगे। इफ एन एलपीपी इज इनफिजिबल देन इट्स डुअल ऑलवेज हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो इनफिजिबल है तो क्या अनबाउंडेड ही मिलेगा? तो इनफिजिबल पर इनफिजिबल या अनबाउंडेड दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो गारंटी अनबाउंडेड की भी नहीं ले सकते, गारंटी इनफिजिबल की भी नहीं ले सकते, कुछ भी हो सकता है। तो हम गारंटी नहीं ले पा रहे हैं। If an LPP has unbounded solution, then dual has unbounded solution. अगर unbounded है तो unbounded हो सकता है। अब बात आती है कि यहाँ पर फिर unbounded है तो unbounded हो सकता है, बट गारंटी नहीं ले सकते। फिर आगे कह रहा है कि unbounded solution then dual is infeasible। तो dual is infeasible हो सकता है, गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने आपको रिजल्ट पढ़ाया था, मैंने कहा था कि ये जो एसडी शर्मा बुक है उसमें लिखा हुआ स्टेटमेंट है, ठीक है, लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन एक थ्योरम के थ्रू आता है कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो डुअल प्रॉब्लम का इनफिजिबल ही होगा। अगर एक साथ ऑप्शन में दोनों चीजें अवेलेबल हैं तो हम लोग टिक करेंगे इस ऑप्शन को। अगर एक साथ दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है तो फिर हम प्रायोरिटी जो देंगे वो इनफिजिबल को देंगे, क्योंकि अनबाउंडेड बन ही नहीं पाता है। सारे केसेस जब थ्योरम में डिस्कस किए गए तो बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो एसडी शर्मा जो मैथमेटिशियन है उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है, ऑपरेशन रिसर्च उनकी एक काफी मोटी बुक है, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो डुअल इनफिजिबल हो जाएगा या फिर अनबाउंडेड। बाद में क्लैरिफिकेशन आता है कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम अनबाउंडेड है तो डुअल का अनबाउंडेड बन ही नहीं पाता, केवल इनफिजिबल हो जाता। बाकी सारे आर्गुमेंट उनके सही हैं। तो आप इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट लगाओगे फिर कि अगर अनबाउंडेड है तो अनबाउंडेड पर इनफिजिबल हो जाएगा, या फिर अनबाउंडेड कह सकते थे बट बन नहीं पाता है। सारे केसेस डिस्कस करेंगे तो अनबाउंडेड नहीं बन पाता है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये सारे गलत हो जाते हैं। तो आई थिंक ये समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप चाहो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ आपके अपने जेके मैथमेटिक्स पॉइंट बिजनौर में। थैंक यू। वेलकम बैक गाइस। करते हैं चर्चा गेट 2012 के इस क्वेश्चंस की। इस क्वेश्चन में एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देने के बाद उसने बता दिया कि कुछ हमारे पास डेस्टिनेशन है, ये कुछ यहाँ पे ऑरिजिन है, ठीक है। इन ऑरिजिन से इन डेस्टिनेशंस पर कितना कितना प्रोडक्ट सप्लाई करना है और कितनी कितनी डिमांड है वो यहाँ मेंशन कर रखी है। और कहाँ है इसमें आगे कि एक्साइज अगर वो अमाउंट को, वो यूनिट्स को नोट करता हो जो ith ऑरिजिन से jth डेस्टिनेशन तक हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और सपोज ये कुछ फिजिबल सॉल्यूशन इनिशियली दिया जा रहा है, तो अगर यूबी मेथड अप्लाई करके इस फिजिबल सॉल्यूशन को मॉडिफाई कर दिया जाता है, यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए
यहाँ प्रोसेस को अप्लाई कर दिया जाता है। तो यूवी मेथड लगाने के बाद ये बताना है हमें कि कौन सा वेरिएबल जो है वो एंटरिंग वेरिएबल होगा, कौन सा वेरिएबल यहाँ लीविंग वेरिएबल होगा। तो आप क्या करेंगे, जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है सबसे पहले तो मैं उसी को ड्रॉ कर लेता हूं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है कुछ इस टाइप से हमें दी गई है। यहां डेस्टिनेशन लिख देता हूं और यहां पर ये कुछ ओरिजिन्स हैं, ठीक है। O1 O2 O3 डेस्टिनेशंस दिए हुए हैं D1 D2 D3 D4। साथ ही साथ इसमें डिमांड दी हुई है 40 70 50 80, यहाँ पे 60 80 100 3 4 8 7 7 3 7 6 3 9 3 4। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं। तो आप इधर का सम करके और इधर का सम करके वो देख सकते हैं कि क्या टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के बराबर बैठ रहा है। अगर है तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड होगी। तो उधर से अगर जोड़ोगे तो 8 और 6 14 और प्लस 100 तो ये 240 हो जाएगा। तो इधर से जोड़ के देखो 8 और 4 12 7 5 12 12 12 24 240, यानी कि ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। उधर से जितना सम आ रहा है इधर से भी उतना ही आ रहा है 240। ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो अगर ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो इसमें हमें एक सॉल्यूशन दे रखा, ऑलरेडी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इसने दिया हुआ है। तो क्या क्या उसने बोला हुआ है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एलोकेशन देनी है, जितना यूनिट्स एलोकेट करने हैं वो 60 है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमें 60 यूनिट एलोकेशन देना है। तो 60 यूनिट अगर यहाँ एलोकेट कर दिया जाए तो यहाँ तो 60 खत्म हो जाता है और ये 70 में से 10 बच जाता है। फिर आगे कह रहा है सेकंड रो सेकंड कॉलम में आपने 10 का एलोकेशन देना है। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में 10 का एलोकेशन देना है, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है 2 3, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम में आपको 50 यहां पर एलोकेशन देना है। 50 एलोकेशन देने के बाद उसके बाद इसने कहा सेकंड रो फोर्थ कॉलम में 20 देना है। सेकंड रो फोर्थ कॉलम में आपने 20 एलोकेशन देना है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में 40 देना है। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में आपने 40 एलोकेशन देना है। और देन थर्ड रो फोर्थ कॉलम में 60 देना है। थर्ड रो फोर्थ कॉलम में एलोकेशन आपने 60 देना है। अब आप यहां एक बार चेक कर सकते हैं कि जो इसने दिया हुआ है यहाँ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो इसने दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन जो हमारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, रो रेस्ट्रिक्शन कॉलम रेस्ट्रिक्शंस, उनको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी कि जो सप्लाई और डिमांड है उनको ये बैलेंस करके सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब देखो इधर से 60 हो गया सब, इधर सबको ऐड करके देखो 80 आना चाहिए। तो 5 और 7 और 8 सही है, 6 और 4 10 सही है। और उधर से कॉलम वाइज भी आप ये सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि जो रो रेस्ट्रिक्शंस हैं और कॉलम रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सप्लाई और डिमांड वाली वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यानी कि इसने वास्तव में फिजिबल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। अब उसके बाद इसने कहा है कि इसको इंप्रूव करना है। और इंप्रूव किस मेथड से करना है? यूवी मेथड से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो जहां एलोकेशन दी गई इनको हम बोलते हैं ऑक्यूपाइड सेल्स। कौन से सेल्स बोलते हैं? ऑक्यूपाइड सेल्स। तो इनको हल्का सा शेड कर देता हूं मैं, जिससे क्लियर रहे कि यहाँ पर हमने कुछ अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑक्यूपाइड सेल।
यानी कि हमें मेथड नहीं लगाना सॉल्व करने के लिए, उसने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के साथ साथ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। बस हमसे हमारे कॉन्सेप्ट को ये चेक कराना चाहता है कि क्या आप बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से ऑप्टिमल सॉल्यूशन का प्रोसेस जानते हो। तो उसमें यूवी मेथड की जो बात है उसने यहाँ मेंशन की है कि यूवी मेथड से आप इसका ऑप्टिमल के लिए प्रोसेस करिएगा और इसमें बताइएगा कि कौन सा वेरिएबल जो है वो एंट्रिंग हो जाएगा, कौन सा वेरिएबल जो है वो लीविंग हो जाएगा। तो मतलब किस पे एलोकेशन जो है गलत दी गई है। यहाँ पर इसने सॉल्यूशन जो दिया है, हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कॉस्ट को मिनिमाइज करने की बात कर रहे होते हैं। तो जब मिनिमाइज करने की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हो सकता है जो इसने सॉल्यूशन निकाला हो उस सॉल्यूशन के थ्रू हमें कॉस्ट मिनिमम ना मिल रही हो, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना हो। अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट को गलत जगह कहीं सप्लाई कर दिया होगा जहां पे कॉस्ट जो है जो रूट मैप पर होगा वो ज्यादा कॉस्ट दे रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए सॉल्यूशन को इंप्रूव करने के लिए यूबी मेथड को लगाना होता है। तो यूबी मेथड में हम लोग क्या करते हैं ये देखा करते हैं तो किस रो या किस कॉलम में ज्यादा एलोकेशन है। तो अगर आप देखें सबसे ज्यादा एलोकेशन किस रो या किस कॉलम में है, यहाँ थर्ड वाले सेकंड वाले रो में है। सबसे ज्यादा जो एलोकेशन है वो किस रो में है, ये किस कॉलम में है, ये हम ऑब्जर्व किया करते हैं। तो यूवी मेथड में अप्लाई करने जा रहा हूं। तो यूवी मेथड में हम लोग यहाँ पर यूआईज लिख देते हैं और यहाँ पर कॉलम में वीजेज लिख देते हैं। ठीक है, इसका डाटा इधर लिखने वाला हूं और उसका डाटा मैं उधर लिखने वाला हूं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन का डाटा तो आपके सामने आ ही गया है, मैं आगे की बात कर रहा हूं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे U1, यहां पे U2, ये यूबी मेथड का प्रोसेस है, ये U3, यहां पे कुछ लिखेंगे V1, यहां पे V2, V3 और V4। यूवी मेथड का जो प्रोसेस है वो ये कहता है कि आपने एक फार्मूला लगाना है यहां पर Cij इज इक्वल्स टू ui प्लस Vj, और ये जो फार्मूला आप अप्लाई करोगे ये फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स, ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। अब ऑक्यूपाइड सेल्स मतलब जिन सेल्स में आपको एलोकेशन मिल रही है। तो आप इसमें देखिएगा अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहते हो तो पहले आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन है क्या उसमें यूवी मेथड एप्लीकेबल है भी या नहीं। ये जो एलोकेटेड सेल है इनकी हेल्प से सारे यूआईज और वीजेस की वैल्यू निकाला जा सकता है या नहीं। उसके लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन वो इंडिपेंडेंट पोजीशंस पर होने चाहिए, और वो कितने होने चाहिए, m प्लस n माइनस 1 होने चाहिए। बेसिक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ m नंबर ऑफ रोज है, तो कितनी रोज है यहाँ पे हमारे पास 3, कॉलम्स कितने हैं 4, तो 3 प्लस 4 कितना होता है 6, ये 7 हो जाता है, माइनस 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 एलोकेशन यहाँ पर दी गई है जो कि इंडिपेंडेंट पोजीशंस पर है। इंडिपेंडेंट पोजीशन की पहचान ये होती है कि इनके बीच में कोई लूप वगैरह नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन यहाँ पर m प्लस n माइनस 1 के बराबर हो रहा है, यानी कि 3 प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 6 के बराबर हो रहा है, तो यूवी मेथड एप्लीकेबल है। यहाँ से सारे यूआईज और सारे विजेस की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब उसने कहा कि यहाँ से यूवी मेथड अप्लाई करके बस ये बता दीजिएगा कौन सा एंट्रिंग और कौन सा लिविंग वेरिएबल होगा। मतलब गेट वाले जो ना बड़ा स्मूथली चीजों को पूछते हैं, मतलब दुखती नफ्स जहां पर बच्चे की होगी ना, जहां पर बच्चे को कंफ्यूजन होगा किसी कॉन्सेप्ट में, वहीं पर वो चीज जो बात करते हैं और वो बड़ा स्मूथली सारा डाटा दे देंगे। आपको मेथड से सॉल्यूशन भी नहीं निकालना है, सॉल्यूशन भी ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है। बस इसमें ये पूछ लिया कि आपको आगे का प्रोसेस आता है या नहीं आता है, क्योंकि यहां तक तो उन्होंने खुद ही दे दिया। जैसे आप लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, रो मिनिमा मेथड से, कॉलम मिनिमा मेथड से, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से, बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से, और बहुत सारे बेसिक मेथड्स आते हैं उनकी हेल्प से आप सॉल्व कर लिया करते थे। अब उसने कहा वो सब के चक्कर में नहीं, वो पुरानी बातें हैं। उसने कहा कि आप
इसका सॉल्यूशन भी हमसे ले लो, बस ये बता दो कि आगे अगर प्रोसेस को अप्लाई करोगे तो उसमें कौन सा वाला एंट्री वेरिएबल हो जाएगा और कौन सा वाला लिविंग वेरिएबल हो जाएगा, यानी कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इसने कहीं ना कहीं हमें दे रखा है। तो ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला ये है, इसमें इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स में देखते हैं किसमें एलोकेशन ज्यादा है, ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ एलोकेशंस जिस रो में ज्यादा होती हैं उस एंट्री को हम जीरो सेट कर लेते हैं अपनी हेल्प अपनी मर्जी से। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा इसमें सबसे ज्यादा एलोकेशंस है, तो इसके सामने वाली एंट्री को हम जीरो सेट कर लेंगे, ठीक है, ये अपनी मर्जी से सेट कर लिया जाता है। क्या रूल है कि यूवी मेथड में जब हम यूआईज और वीजेस की वैल्यू निकाल रहे होते हैं उससे पहले फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस होती हैं उन एंट्रीज को जीरो रख लेते हैं। तो जीरो यहां पर हमने इसको सेट कर दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस सेल के लिए। देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, थोड़ा सा एक बार बता देता हूं बस कैसे। ये सेल कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा पहला इंडेक्स भी 2 और दूसरा इंडेक्स भी 2। अब इसमें C22 कॉस्ट ऑफ यहाँ सेकंड कॉलम सेकंड रो इस पे क्या बैठ रही है यहाँ पे 3 और U2 इसका वैल्यू तो 0 सेटेड है और V2 कितना है, V2 अभी निकालना है, तो V2 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से सीधे सीधे V2 आ जाएगा हमारे पास 3। तो मतलब सीधे सीधे बात यहाँ ऐसे V2 को लेना था कि जोड़ करके अंदर वाली कॉस्ट बन जाए, तो सीधे मैं समझ पा रहा हूं कि यहाँ पे कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। इसी तरीके से इस पोजीशन पर जब फार्मूला लगाओगे तो U2 तो फिर भी 0 रहेगा, लेकिन ये कौन सी पोजीशन पर है 2 और 3, तो यहाँ V3 आ जाएगा और V3 का वैल्यू आप ऑब्जर्व करोगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इट्स योर टास्क, फार्मूला लगा करके देख सकते हैं, एकेडमिक में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होता है कि गेट एग्जाम से पहले एमएससी तो कर ली होगी बहुत अच्छे से, तो हम लोग इतना जानते हैं कि किस सेल पे कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब इसमें इसकी बात करेंगे तो ऐसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ऐसा हम यहाँ एंट्री रखना है कि जोड़ करके ये अंदर वाली कॉस्ट आ जाए, अंदर वाली कॉस्ट आ जाए। ध्यान रखना बच्चे, इसमें बाहर वाला एलोकेशन को यूज कर लेते हैं जो कि गलत है, सरासर गलत है। आपने क्या करना है, अंदर वाली कॉस्ट आनी चाहिए, यानी कि 6 आना चाहिए। तो अब ये हमने निकाल दिया। अब उसके बाद जब ये एंट्री हमारे पास आ गया तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग मतलब इसकी और इस कॉस्ट की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं। हमें मतलब क्या मिलने वाला है 4 इज इक्वल्स टू 6 प्लस कितना U3, तो अब U3 का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। फिर अगर आपने यहां फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो यहां भी कर सकते हो आप, क्योंकि हमें क्या फार्मूले में मिला हुआ है 3 इज इक्वल्स टू ये क्वांटिटी प्लस वो क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी कितना है V1 और वो क्वांटिटी कितना है -2, तो इधर जाकर के कितना हो जाएगा +5, यानी कि V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा +5। और अगर आपको ये क्वांटिटी पता चल गया है तो इसकी हेल्प से किस सेल पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो 4 इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा यहाँ से 3 और प्लस U1, तो U1 का वैल्यू आप इजीली गेट कर पा रहे हैं, कितना आ जाएगा 1। तो कुछ ये प्रोसेस होता है यूवी मेथड का, जहां हम ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए Cij is equals to Ui plus Vj फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं वो आपको मैंने समझाया। अगर आपको ये नहीं आता है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके लिए भी फुल वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कैसे हम लोग इसमें सारे सेल्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हालांकि अब भी समझ आ गया होगा क्योंकि डायरेक्टली मैंने किया है कि ऐसा लेना है यहाँ 0 जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस हो, वो 0 सेट करने के बाद फिर इधर से और इधर से दोनों का सम ऐड करके अंदर वाली कॉस्ट आनी चाहिए। ये कुछ बेसिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए फार्मूला हमने Cij Ui plus Vj यूज कर लिया। अब हमें करना क्या होता है, यहां पर एक फार्मूला लगाना होता है Dij is equals to Ci, Dij is equals to Cij माइनस Ui प्लस Vj। इसमें हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो फार्मूला है वो हम ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए नहीं, अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए लगाते हैं। वो किसके लिए अप्लाई कर रहे थे,
ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। ये किसके लिए अप्लाई होगा? अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। तो सेल की जो स्ट्रक्चर है कुछ हम ऐसे रखा करते हैं, अनऑक्यूपाइड सेल्स की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे लिखा करते हैं कि यहाँ तो CIJ और इस कॉर्नर पर हम UI और प्लस VJ जो भी होगा उसको लिख लिया करते हैं, और देन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके DIJ बन जाएगा, तो वो DIJ नीचे लिख लिया करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे बहुत स्मूथली आप समझिएगा चीजों को। तो यहां से और यहां से, ठीक है, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। यहां पे आ जाएगा 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8। मैं इसको डिफरेंट कलर ले लेता हूं ताकि आपको समझ आए। 6 + 1 कितना आ जाएगा? 7। 5 + 0 तो कितना आ जाएगा? 5। 3 और ये -2 तो कितना आ जाएगा? 1। 7 और -2 कितना बन जाएगा? 5। अब ये एंट्रीज निकाल दिया आपने। ये क्या निकाला आपने? जो यहाँ क्वांटिटी लिखी हुई है सेल की स्ट्रक्चर, ये है, मैं फिर से कह देता हूं, अभी आपने UI + VJ निकाला है। ये किसके लिए निकालना होता है? अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए निकालना होता है। जब निकाला हमने तो ये एंट्री यहां लिख दिया। अब नीचे हम DIJ लिखेंगे। DIJ का फॉर्मूला क्या था कि CIJ में से यानी कॉस्ट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम जो बैठ रही है उसमें से UI + VJ घटा देंगे। तो ये तो CIJ है, ये आपका UI + VJ है, तो इसमें से इसको घटा करके नीचे लिख देना है। तो सीधी सीधी बात आपको समझ आ रही होगी बहुत स्मूथली कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 - 6 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। ऐसे 8 - 8 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 7 - 7 करेंगे 0 आ जाएगा। 7 - 5 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 7 - 5 करेंगे तो कौन आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 3 - 5 करेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर आप ये देखेंगे कि इन सब में मोस्ट नेगेटिव DIJ आपको कहां मिला? मोस्ट नेगेटिव मतलब या एब्सोल्यूट मैक्सिमम DIJ है ना, वो कहां मिला? एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ में अगर तो मोस्ट नेगेटिव ये बैठा है मोस्ट नेगेटिव DIJ, क्योंकि -2 और -3 में मोस्ट नेगेटिव में अगर हम नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करते हैं यानी एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ मैक्सिमम DIJ आप कह सकते हो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ मैक्सिमम DIJ यहां पर बन रहा है। नेगेटिव वालों का ही लेना है, मोस्ट नेगेटिव इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं मोस्ट नेगेटिव DIJ। तो मोस्ट नेगेटिव DIJ हमारे पास कौन बना? -3 वाली, ये -3 बना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने अभी प्रीवियसली एलोकेशंस दी होंगी, ये जो आपने सॉल्यूशंस दिया होगा, ठीक है, इस सॉल्यूशन में एलोकेशन इस सेल पर भी दी जानी थी, यानी कि 3 को भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सप्लाई किया जाना था। यानी कि फर्स्ट ओरिजिन से फर्स्ट डेस्टिनेशन पर भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सप्लाई किया जाना था। अगर वो करते तो शायद कॉस्ट मिनिमम आ जाता। तो ये DIJ का जो प्रोसेस है वो हमें ऑप्टिमलिटी को बताता है कि सॉल्यूशन अंडर द टेस्ट अभी ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल कब होता है? जब सारे DIJ नॉन नेगेटिव आ जाते हैं, यानी कि सारे DIJ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाते हैं। अगर ऐसा हो जाता कि जो जितने भी DIJ हैं तो सारे DIJ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाती, तो ऐसे वाले केस में जो सॉल्यूशन है वो अंडर द टेस्ट ऑप्टिमल हो जाता है। क्लियर है ना? तो ऐसे वाले केस में, अच्छा वो सेल का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, मैं सेल का स्ट्रक्चर यहां लिख देता हूं। सेल का जो स्ट्रक्चर है वो CIJ UI + VJ और यहां पे DIJ, कुछ ऐसे होता है। तो बात ये चल रही है कि कहीं ना कहीं इसमें सॉल्यूशन ये ऑप्टिमल नहीं दिया, इस सॉल्यूशन को फर्दर मॉडिफाई किया जा सकता है। ये ऑप्टिमलिटी टेस्ट हो गया यूवी मेथड से। सो हमने कहा कि अब क्या किया जाए, तो किया ये जाना है कि इस सेल को भी एलोकेशन दिया जाना है जो कि अभी नहीं दिया गया था। जो इसमें इन्होंने सॉल्यूशन दिया है उस सॉल्यूशन में इन्होंने X11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वो कोई भी एलोकेशन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ
कि यहां ये सॉल्यूशन में इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि ये जो सॉल्यूशन दे रखा था ना, इस सॉल्यूशन को इस तरीके से मैनेज करना है कि इसमें x11 भी आ जाए, यानी कि इस सेल में भी हमें एलोकेशन देना है। तो इस सेल में एलोकेशन कैसे दिया जाए, तो उसका प्रोसेस, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सॉल्यूशन में इंक्लूड किया जाएगा, तो मतलब x11 जो हुआ, मैं ऊपर लिख देता हूं, इसका मतलब ये हो गया कि जो x11 है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मोस्ट नेगेटिव डीआईजे आने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये वेरिएबल सॉल्यूशन में इंक्लूड किया जाएगा, जो कि इसने नहीं किया था। तो इसका मतलब x11 जो हुआ वो एंटरिंग वेरिएबल हो गया, एंटरिंग वेरिएबल। अगर ये एंटरिंग वेरिएबल है तो आप देख लो किस ऑप्शन में x11 को एंटरिंग वेरिएबल बोला गया है। तो एंटरिंग वेरिएबल किस ऑप्शन में बोला गया है, ऐसा ऑप्शन बाय चांस एक ही है जिसमें x11 को एंटरिंग वेरिएबल बोला गया है, यानी कि सॉल्यूशन में x11 आना था जो कि यहां नहीं दिया गया था। तो केवल यूवी मेथड के आधार पर x11 को देख करके हमारे सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। अब हमने करेक्ट तो कर दिया, अब इस बात की क्या गारंटी है, हो सकता है ऑप्शंस ही गलत दे रखे हो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि टाइपिंग एरर हो सकती है इनसे। तो अब इस बात की क्या गारंटी है कि x24 जो है वो आउटगोइंग वेक्टर होगा, मतलब वो यहां से लिविंग वेक्टर होगा या लिविंग वेरिएबल होगा। तो अब इसमें x24 को आउटगोइंग चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लूप बनाएंगे, सॉल्यूशन को मॉडिफाई करेंगे। तो मैं इसी में बना देता हूं, अभी हमने देखा कि डीआईजे मोस्ट नेगेटिव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, इस सेल को भी सॉल्यूशन में इंक्लूड किया जाना था जो कि नहीं किया गया है। तो इनके दिए गए सॉल्यूशन में इसका मतलब हमारा जो वेरिएबल है x11 वो एंटर करेगा, वो एंटरिंग वेरिएबल हो गया। और वो एंटर करेगा क्योंकि बेसिस की सीट फिक्स्ड होती है, बेसिक वेरिएबल m+n-1 होते हैं, तो अगर उसको भी इंक्लूड कर दिया जाए तो ज्यादा हो जाएंगे। तो फिर हमें करना क्या पड़ेगा, यहां से किसी को हटाना पड़ेगा। अब हटाएं किसको, वो लिविंग वेरिएबल हो जाएगा। अब हटाएं किसको, एवे किसी को नहीं हटा सकते। तो हमने करना क्या है कि जो ऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनकी हेल्प से लूप बनाना है। ध्यान रखना मैंने क्या कहा, जो ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, ऑक्यूपाइड सेल कौन कौन से हैं, 4 पर एलोकेशन है कुछ हमारे पास 60, ठीक है, फिर 3 पर एलोकेशन है 10, 7 पर एलोकेशन है 50, 6 पर एलोकेशन है 20, 3 पर एलोकेशन है 40, 4 पर एलोकेशन है 60, ठीक है। तो अभी सॉल्यूशन में ये सेल्स इन्वॉल्व थे जो मैंने यहां लिखे हुए हैं, बट ये इन्वॉल्व नहीं था। तो अब जब यूवी मेथड अप्लाई किया तो डीआईजे इसका तो नेगेटिव आ रहा है, वो भी मोस्ट नेगेटिव डीआईजे आ रहा है। तो इसका मतलब इसको भी सॉल्यूशन में इंक्लूड किया जाना है। तो किया जाना है तो इसको कुछ ना कुछ एलोकेशन तो देना पड़ेगा। तो हम क्या काम करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से एलोकेशन देंगे कि यहां से एक लूप बन पाए, ठीक है। सपोज थीटा हमने इसको एलोकेशन दे दिया, और अब चूंकि ये तो बैलेंस्ड सॉल्यूशन था ना कुछ यहां एलोकेशन एवरेज थोड़ी ना दे देंगे, क्योंकि हमारे पास जितना प्रोडक्ट था वो हमने सप्लाई कर दिया, जितनी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग। डिमांड 40 यूनिट्स की थी, तो 40 यूनिट्स यहां पर सप्लाई हो चुका है इस कॉलम में, और यहां सप्लाई 60 की कर सकते थे, तो 60 हमने यहां कर दिया था। तो प्रोडक्ट कहां से आए, जब इसको एलोकेट करना है तो प्रोडक्ट कहां से है, तो बाकी जो आपने प्रोडक्ट सप्लाई किया है ना उसी में से आप मैनेज करोगे चीजों को। कैसे, अगर हमने इसको प्लस थीटा दे दिया, ठीक है, तो ये इतना ही अमाउंट इस इधर से कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल सम कितना लाना है, 60 लाना है, तो यहां हो जाएगा माइनस थीटा। तो ऑक्यूपाइड सेल की हेल्प से आप लूप बनाओगे। लूप बनाने का तरीका क्या है कि
हमेशा इवन नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए और वो हमेशा आपने राइट एंगल पर आपने लूप लेना होता है या 180 पर आप लेना होता है। वैसा नहीं कर सकते ट्रायंगल पर आप बना लो, आप या तो स्क्वायर जैसा कोई बनाओगे, ठीक है, या कोई रेक्टेंगल जैसा बनाओगे, या फिर आप जो है हेक्सागन बना सकते हो, ऑक्टागन बना सकते हो, डेकागन बना सकते हो। कभी भी आपने पेंटागन नहीं बनाना है, ट्रायंगल नहीं बनाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, लूप हमेशा इवन नंबर ऑफ साइड्स वाला बनाना होता है। तो यहां अगर आपने इतना एलोकेशन दे दिया, अब हमारे पास था इतना 60 का 60 इसे दे रखा था, तो उसको कहां से दे सकते थे हम लोग, इसमें से हम एडजस्ट करेंगे, इतना इसको कम कर देंगे थीटा, ठीक है, ताकि बैलेंस 60 ही रहे। अब हम कुछ ऐसे करेंगे कि हमें लूप यहां से मिल जाए, तो हमने कहा इसको हम चलो ऐसा कर लेते हैं, यहां से यहां पर आ जाते हैं, तो यहां प्लस थीटा कर लिया, तो यहां पे हमने माइनस थीटा करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सीधी बात यहां पर लाएंगे कहां से प्रोडक्ट भाई, डिमांड इसकी टोटल कितना थी 40 यूनिट की थी, अब इसको थीटा यूनिट वहां दे दिया, तो इसको 40 के 40 इसको तो नहीं दिया गया होगा ना, अब थोड़ा कम देंगे, कम के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर आगे मैंने कहा इसको इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर चूंकि हमने कम कर लिया था, तो यहां पर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए। अब रो वाइज और कॉलम वाइज सब रो रेस्ट्रिक्शंस और कॉलम रेस्ट्रिक्शंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फिर आप यहां पे आ जाइएगा, तो देखा जाए तो यहां आपने प्लस कर लिया था, तो यहां पे आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि अल्टरनेटिवली आपने याद रखना है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से चलते रहेंगे आप लोग। और हमेशा मैंने आपको बताया कि आपने इवन नंबर ऑफ साइड्स लेनी है, इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस लेने हैं। तो अब लूप कैसे बनाएं, आगे हमें क्लोज्ड लूप बनाना होता है, तो अगर हम यहां इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं और इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी यहां पे, क्योंकि यहां पे तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे, 7 नहीं 6 चाहिए इवन नंबर ऑफ साइड्स। तो हम क्या करते हैं, यहां से आएंगे तो लेकिन इस पर ओवरलैप कर देंगे, मतलब यहां पर इसको हम नहीं लेंगे, जैसे होता है ना आप घर के ऊपर से फ्लाइट को उड़ा दिया, तो ऐसे इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कितनी साइड्स रखनी है, साइड रखनी है 6 7 में तो ले सकते, तो हम लोग यहां पर -20 करें, तो यहां पे प्लस, यहां 20 में से माइनस करेगा तो 10 में प्लस करना पड़ेगा। अब यहां पर एलोकेट कर दिया, तो उसके बाद फिर ये आ गया, तो एक क्लोज लूप बन के तैयार हो गया। यहां एक ओवरलैपिंग वाला मामला, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब इसको इस वाले सेल को सॉल्यूशन में मॉडिफिकेशन देते वक्त हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो अब हमें लेना होता है क्या, रूल क्या होता है थीटा निकालने का, मिनिमम ऑफ जो ये नेगेटिव वाले हैं ना, इनको हम 0 के बराबर रख लेते हैं, थीटा 40 माइनस थीटा और 20 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब आपके माइंड में आ रहा होगा मिनिमम ही क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव वाले क्यों नहीं लिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव वाले लेते तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाती। अब नेगेटिव में आप क्या किसी को प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हो, मैंने कहा माइनस के 10 लीटर मुझे दूध चाहिए, अब माइनस के 10 लीटर दिस इज नॉट पॉसिबल, हाँ प्लस के 10 लीटर जरूर मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई प्रोडक्ट कहीं सप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव में प्रोडक्ट सप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग नेगेटिव वाले लेते हैं, ताकि आउटकम्स जो है वो थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आए। तो अब यहाँ पर मिनिमम क्या पॉसिबल है, मिनिमम यहाँ पर 20 पॉसिबल है, तो 20 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 20। यानी अब आपके माइंड में आ रहा होगा 60 क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर थीटा को 60 रख देंगे आप, तो यहाँ 40 माइनस 60 कितना हो जाएगा नेगेटिव। फिर वही बात कि 40 माइनस 60 नेगेटिव, तो नेगेटिव में माइनस के 20 यूनिट्स कहां से लाएंगे आप, प्रोडक्ट को हमेशा कैसे सप्लाई किया जाता है, पॉजिटिवली, किसी को या तो सप्लाई करोगे ही नहीं, करोगे नहीं तो 0, और अगर किया है तो देन क्या होगा, पॉजिटिवली कुछ किया होगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितना आ गई 20। अब थीटा अगर 20 आ गया, तो जो मॉडिफाइड यहां सॉल्यूशन आया उसकी चर्चा मैं कर लेता हूं। मैं इसी का नीचे टेबल बना देता हूं, या चलो इसी में एडिटिंग कर देता हूं। तो थीटा अगर 20 आ गया, तो यहां सॉल्यूशन जो है वो क्या बना होगा, यहां 60
चलो नीचे ही बना दो एक दूसरे टेबल। यहाँ 3 था, 4 8 7 7 3 7 6 3 9 3 4। तो थीटा को अगर 20 ले लिया तो इसका मतलब 3 पर एलोकेशन कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। ठीक है, और अगर यहाँ 20 आपने एलोकेशन कर दिया है तो आगे एलोकेशन कितना बचा होगा, 4 पर 40 यूनिट्स बचा होगा। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे कर रहे होंगे तो 20 ऐड कर दीजिएगा, तो 3 पर एलोकेशन यहाँ पर आ गया होगा, 20 ऐड करने के बाद 30। यहाँ पे ये 7 तो एज इट इज, इसमें तो कोई चेंज किया ही नहीं था हमने। इसको करेंगे तो 20 माइनस 20 0। ठीक है, यहाँ पर ये 40 यूनिट्स में से 20 करो तो 20 बचा। ठीक है, ये अब अगर ऐड कर दोगे तो 80 यूनिट्स हो गया। यहाँ 60 80 100, यहाँ पे देखिएगा 40 और 70 50 और 80। ठीक है, अब आप रो वाइज कॉलम वाइज सम चेक कर लीजिएगा। स्टिल 60 40 और 20। ठीक है, 80 हाँ 100। ठीक है, कॉलम वाइज चेक कर लीजिएगा। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन है यहाँ पर ये मॉडिफाई किया है, तो ये मॉडिफाइड अभी तक सही है क्योंकि रो रेस्ट्रिक्शन कॉलम रेस्ट्रिक्शन उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप ऑब्जर्व करिएगा यहाँ जीरो अमाउंट हमने जो ना जीरो अमाउंट यहाँ या जीरो यूनिट जो है सप्लाई किया। जीरो यूनिट सप्लाई करने का मतलब हमने किया ही नहीं सप्लाई। तो यहाँ ये जो 6 था कॉस्ट, इस कॉस्ट पर सेल की पोजीशन कौन सी है, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम पर हमने अब कितने यूनिट सप्लाई किया है, 0 यूनिट, मतलब हमने किया ही नहीं है सप्लाई। और जबकि पहले कितना इस पर अमाउंट सप्लाई कर रहे थे लोग, 20 यूनिट्स यहां पर सप्लाई कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले सॉल्यूशन में इंक्लूडेड था अब इसे सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, अब इस जो ट्रैक में पहले इंक्लूडेड था, जो पाथ में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के इंक्लूडेड था, अब उसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिकली सॉल्यूशन से निकाल दिया गया, यानी कि X24 को पहले आप 20 यूनिट सप्लाई कर रहे थे इस सेल को, बट अब आप यहां पर कुछ भी सप्लाई नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, ये लीविंग वेरिएबल हो गया। तो आई थिंक आपको समझ आएगा कि एंटरिंग वेरिएबल और कैसे चेक करना होता है और लीविंग वेरिएबल कैसे चेक करना होता है। एंटरिंग वेरिएबल का प्रोसेस ये है कि आप डीआईजे निकालेगा, मोस्ट नेगेटिव डीआईजे जहां पर आएगा उस सेल को सिलेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा, वहां पर प्रोडक्ट सप्लाई किया जाना चाहिए। आपने नहीं किया है, क्यों किया जाना चाहिए कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। एक सिंपल सी लाइन होती है ओआर की। अब इसमें आउटगोइंग का यानी कि लीविंग का क्या तरीका था, लीविंग का तरीका ये था कि आप लूप बना लीजिएगा उस सेल को इंक्लूड करते हुए जिसमें नेगेटिव डीआईजे आया था ऑक्यूपाइड सेल की हेल्प से। लूप हमेशा इवन नंबर ऑफ साइड्स का होना चाहिए। आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही मूव करोगे, किसी और डायरेक्शन में आप किसी अदर इंक्लिनेशन पर मूव नहीं करोगे, या तो हॉरिजॉन्टली चलोगे या वर्टिकली चलोगे, बाकी कहीं मूव नहीं करोगे। ये आप ओवरलैपिंग वाला है, यहां से ओवर करोगे। ठीक है, उसके बाद देखोगे कि किस सेल को पहले एलोकेशन दी गई थी बट अब मॉडिफिकेशन के बाद हट गई है। तो पहले हमने यहां 2 और 4 वाले पोजीशन पर एलोकेशन दी हुई थी, यहां 20 यूनिट्स, अब वो मॉडिफिकेशन के बाद यूबी मेथड के द्वारा वो हट गई है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लिविंग वेरिएबल फ्रॉम बेसिस। ठीक है, सो आई थिंक कैसे इसको आप 100% चेक कर सकते थे वो भी आपको समझा दिया, क्योंकि हो सकता था ऑप्शंस इन फ्यूचर आपको ऐसे दिए जाएं कि x1 यहां डाल देता और यहां पे चेंजेस कर देता, सपोज 1 4, तो आप वहां पर परेशान हो जाते कि दो ऑप्शंस जो है वो मैच कर रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो इसलिए कंप्लीट प्रोसेस को एक बार जानना जरूरी होता है ताकि किसी भी लेवल पर क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर पाए। अगर वीडियो में अभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूजन लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।
ताकि उस पॉइंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा सकूं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एमएसटी स्टूडेंट्स हो आप लोग तो, और गेट की प्रिपरेशन में हो तो ये चीजें और भी अच्छे से आपको आती होंगी। मेन बात ये था कि गेट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको टैकल कैसे करना है। अब रही टाइमिंग की बात, तो टाइमिंग तो इसका बहुत पहले खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि हमने ऑप्शंस को पहले ही टिक कर दिया था। गेट वाले वो कभी भी आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन नहीं देते, वो देते हैं कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए। कॉन्सेप्ट आता है तो कर पाओगे। यहां पर इसी टेबल से हमें क्लियर हो गया था, हमें दूसरी टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं थी। वो बनाया हमने फर्दर वेरिफिकेशन के लिए कि हो सकता है अगर जो लेवल है क्वेश्चन का वो अप किया जाए तो टाइम टेकन थोड़ा और लूप वगैरह बना के भी चेक करा सकता है। वरना उसने ऑप्शंस बाय चांस ऐसे दिए थे कि आप जो है एक ही प्रोसेस से यूवी मेथड से ही आप डीआईजे निकाल करके चेक कर सकते थे कि विच वन इज करेक्ट। हाँ, लीविंग का उससे पता नहीं चल पाया। लीविंग का आपको लूप से पता चला, क्योंकि एंट्रिंग का तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि ये आना चाहिए था सॉल्यूशन में। ये जो ट्रैक है ट्रांसपोर्टेशन का उसमें इंक्लूड किया जाना था, जो पाथ है उसमें इंक्लूड किया जाना था, आपने किया नहीं। तो ऐसे वाले केस में ये भी प्रोसेस आना चाहिए। हो सकता है आपको इस बार यूवी तक वो टेबल बना के दे दे और आगे आपसे सिर्फ आउटगोइंग लिविंग के बारे में पूछ ले। तो लिविंग के बारे में पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, सेम इसी प्रोसेस से कर लेंगे। तो अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे फर्दर मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 8477862834 पर। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।